नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम लिटरेचर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा डार्क है, पर सच कहूं तो बड़ा फैसिनेटिंग है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ रिवेंज आपके लिए एकदम मस्ट नो टॉपिक है। बदला, रिवेंज, ये एक ऐसी प्रिमिटिव आदि मानव वाली फीलिंग है जिससे शायद ही कोई इंसान बच पाया हो। आज इस चर्चा में हम बिल्कुल सिनेमैटिक स्टाइल में देखेंगे कि 16वीं सेंचुरी के इस महान एसेइस्ट ने ह्यूमन साइकोलॉजी और रिवेंज के कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने शब्दों में कैसे पिरोया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ऐसे शुरू होते ही बेकन एक ऐसी फेमस लाइन लिखते हैं जो एग्जाम्स में बार बार आती है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बिल्कुल हाई यील्ड क्वेश्चन है ये। ध्यान दीजिए, उन्होंने बदले को वाइल्ड यानी जंगली कहा है, एक असभ्य जानवरों जैसी आधी प्रवृत्ति। मतलब बदला लेने वाले को लगता जरूर है कि वो इंसाफ कर रहा है, लेकिन बेकन का क्लियर मानना है कि ये जस्टिस नहीं बल्कि एक वाइल्ड अर्ज है जिसे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी और कानून को हमेशा दबा कर रखना चाहिए। एक लाइन में ही उन्होंने हमें पूरी तरह हुक कर लिया है। आज के इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 मेन थीम्स को कवर करेंगे। पहला, अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। दूसरा, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट रिवेंज। तीसरा, द मास्टर ऑफ एफोरिज्म। चौथा, एंगेजिंग विद मैकियावेली। और आखिरी, द पावर ऑफ बेकन्स प्रोज। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान से समझ लिया तो बेकन की आधी फिलॉसफी तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो आते हैं अपने पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट थीम पर, एक प्रकार का जंगली न्याय यानी अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। देखिए, बेकन का लॉजिक यहाँ कितना शार्प है। वो समझते हैं कि जब कोई पहली बार गलती करता है या क्राइम करता है तो वो कानून तोड़ता है, लेकिन जब आप उस गलती का बदला लेने निकलते हैं ना, तो आप उस पूरे कानून के कॉन्सेप्ट को ही आउट ऑफ ऑफिस कर देते हैं। इससे हम आज के जमाने के विजिलेंटी जस्टिस से रिलेट कर सकते हैं। एक सिनेमैटिक टकराव सोचिए, एक तरफ इंसान का बदला लेने का इमोशन है और दूसरी तरफ सिविलाइज्ड लॉ एंड ऑर्डर। अपना निजी न्याय करना एक्चुअल न्याय व्यवस्था को पूरी तरह डिसमिस कर देता है। और इसी बात को वजन देने के लिए बेकन बाइबल से किंग सोलोमन का एक बड़ा फेमस रेफरेंस देते हैं। इट इज द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस। यहाँ वो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि किसी की गलती को भुला देना एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको मॉरल ग्राउंड पर अपने दुश्मन से कहीं ज्यादा ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट रिवेंज यानी सार्वजनिक और निजी बदला। बेकन ने बहुत ही ऑब्जेक्टिवली बदले को 2 अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। एक तरफ है पब्लिक रिवेंज, जहां किसी स्टेट के दुश्मन या डिक्टेटर को सजा दी जाती है, जैसे जूलियस सीजर के हत्यारों को मिली थी। बेकन कहते हैं कि हिस्टोरिकली इस पब्लिक रेट्रिब्यूशन को लोग काफी फॉर्चुनेट और पॉजिटिव मानते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेट रिवेंज, यानी किसी का अपना आपसी बदला। इसे वो बेहद अशुभ और अनफॉर्चुनेट मानते हैं। उनके हिसाब से पेटी पर्सनल वेंडेटाज किसी का भला नहीं करते। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एग्जैक्ट इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकन समझाते हैं कि जो लोग छुपकर अपना निजी बदला लेते हैं वो उन डरपोक और कायर लोगों की तरह हैं जो अंधेरे में तीर चलाते हैं। आज के टाइम में सोचिए, ये बिल्कुल उन एनोनिमस डिजिटल ट्रोल्स की तरह हैं जो इंटरनेट पर फेक नाम से छुपकर लोगों को अटैक करते हैं। ये सच में कुटिलता और कायरता की हद है। इस हिस्से में बेकन एक बड़ा ही डीप फिलोसॉफिकल और रिलीजियस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। एक तरफ फ्लोरेंस के ड्यूक कॉस्मोस दे, जिनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग मानना था कि अपने दुश्मन को चाहे माफ कर दो पर अपने उन दोस्तों को कभी नहीं जिन्होंने धोखा दिया। वहीं दूसरी तरफ वो बाइबल के जॉब की आइडियोलॉजी रखते हैं, जो कहती है कि जब हम अपर वाले से अच्छी चीजें विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं तो बुरी चीजों को भी सहना आना चाहिए। इन दोनों के थ्रू बेकन दिखाते हैं कि अपने ही दोस्तों या करीबियों को माफ करना असल जिंदगी में कितना कॉम्प्लिकेटेड और कभी-कभी ढोंग भरा हो सकता है। अगर आप इस पूरे ऐसे से एक प्रैक्टिकल लाइफ लेसन लेना चाहें तो वो डेफिनेटली ये कोट है, अ मैन दैट स्टडीएथ रिवेंज कीप्स हिज ओन वुंड्स ग्रीन। इसका सीधा सा और प्रोफाउंड मतलब ये है कि अगर आप हर वक्त बस बदला लेने के ख्यालों में खोए रहेंगे तो दरअसल आप अपने ही जख्मों को ताज़ा और हरा रख रहे हैं। गुस्से और रेजेंटमेंट को पकड़ के रखना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देता, पास्ट में कैद कर देता है। चलिए अब लिटरेचर एनालिसिस के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मास्टर ऑफ एफोरिज्म।
अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्लियर करना है तो बेकन की इस एपोरिस्टिक शैली को समझना एब्सोल्यूट मस्ट है। एफोरिज्म होता क्या है? बस एक छोटी क्लेवर लाइन जिसमें एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ छुपा हो। हिंदी में हम जिसे कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, बस एग्जैक्टली वही। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्हें मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम बात कहने में महारत हासिल थी। उनकी हर एक लाइन इतनी पैक्ड होती है कि आप उस पर पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। बेकन की ऐसी आउटस्टैंडिंग राइटिंग के पीछे उनके कुछ फेवरेट टूल्स थे। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, ऐसी विविध इमेजरी जो पढ़ते ही दिमाग में एक प्रॉपर पिक्चर बना दे, क्लासिकल हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स और बिब्लिकल रेफरेंसेस। इन्हीं लिटरेरी टूल्स का जादू था कि बेकन रिवेंज जैसे हाईली इमोशनल और चार्ज्ड टॉपिक पर भी एक प्रॉपर इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी के साथ लिख पाते थे। यानी सब्जेक्ट चाहे कितना भी पर्सनल क्यों ना हो, उनका टोन हमेशा एक तटस्थ ऑब्जर्वर का रहता था। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, एंगेजिंग विथ मैकियावेली। किसी भी क्लासिक लिटरेचर की अच्छी समझ के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। बेकन की रचना एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और रेनेसाइंस के फेमस फिलोसोफर मैकियावेली के प्रैग्मेटिज्म के बीच यहाँ एक बड़ा इंटेलेक्चुअल संवाद दिखता है। बेकन ने बहुत ही स्किलफुली मैकियावेली की व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पर अपने व्यूज दिए हैं। कहीं पर वो मैकियावेली की थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट करते दिखते हैं, तो कहीं पर वो डायरेक्टली उनके एथिक्स पर सवाल उठाते हैं। इस पॉलिटिकल एनालिसिस का एक सबसे बेस्ट उदाहरण ये कोट है, टू फिश इन ड्रूमी वाटर्स, यानी आसान भाषा में अशांत और गंदे पानी में मछली पकड़ना। बेकन इस पैरेलल का यूज करके समझाते हैं कि हिस्ट्री में जो लोग पॉलिटिकल ऑपर्चुनिस्ट थे, उन्होंने अराजकता और दंगों का हमेशा फायदा उठाया है। जब स्टेट में प्रॉब्लम्स आती हैं और सिस्टम ट्रबल में होता है, तभी ऐसे ऑपर्चुनिस्ट को अपना निजी फायदा निकालने का मौका मिलता है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, द पावर ऑफ बेकन्स प्रोज। आखिर क्या रीजन है कि 16th सेंचुरी के किसी एसेइस्ट को आज तक उतने ही फोकस से पढ़ा जा रहा है? एज एन एग्जाम कैंडिडेट इन 4 रीजन्स को अपने नोट्स में लॉक कर लीजिए। पहला, यूनिवर्सल ह्यूमन थीम्स जो हर जनरेशन के लिए रिलेटेबल हैं। दूसरा, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव टोन। तीसरा, उनके कंसाइज और प्रेग्नेंट सेंटेंसेस, मतलब वो ही लाइंस जो दिखने में छोटी पर मीनिंग में बहुत गहरी होती हैं। और चौथा, लैटिन इडियम्स का इंग्लिश में उनका बड़ा ही ब्रिलियंट और स्किलफुल उपयोग। यही 4 क्वालिटीज इनकी राइटिंग को सदियों तक अमर बनाती हैं। अपने जबरदस्त एस्से को रैप अप करते हुए बेकन एक फाइनल एकदम ड्रामेटिक पंचलाइन देते हैं, विंडिक्टिव पर्सन्स लिव द लाइफ ऑफ विचेस। सोचकर देखिए, जो लोग दिन रात बदले की आग में जलते हैं, बेकन उन्हें इनडायरेक्टली विचेस या चुड़ैलों से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों का नुकसान चाहते हैं, मिस्चीवियस होते हैं और आखिर में उनका अपना एंड भी बिल्कुल बर्बादी की तरफ ही जाता है। वेंजेंस कितनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, उसका इससे बेहतर और क्लियर एक्सप्रेशन शायद ही कोई हो। तो आज की इस डीप चर्चा को खत्म करते हुए दोस्तों, एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। फ्रांसिस बेकन ने सैकड़ों साल पहले जिस वाइल्ड जस्टिस की चेतावनी दी थी, क्या आज की इस मॉडर्न और सिविलाइज सोसाइटी में, जहां इतने स्ट्रॉन्ग कानून हैं, क्या हम सच में उस पशुवृत्ति वाले वाइल्ड जस्टिस को रूट से एलिमिनेट कर पाए हैं? या आज भी हमारे एडवांस सिस्टम्स के बावजूद वो प्रिमिटिव जस्टिस की आग कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा है? इसे जरूर सोचिए। उम्मीद है लिटरेचर और ह्यूमन बिहेवियर के इस एनालिसिस से आपको नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारी मुलाकात होगी अगली बार एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।